हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभ। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो टर्म्स मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशन, दोनों देश के दो कंट्री के बीच में जब भी इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी को लेके हम लोग बात करते हैं या तो न्यूज़ में देखते हैं, तो हम बहुत सारे टर्म्स को जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करने में यूज़ होता है, तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स होता है। तो उनमें से दो टर्म्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला वाला जो टर्म्स है वो है अलायंस, और दूसरा वाला जो है वो है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जब भी हम न्यूज़ में देखते हैं या तो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या तो कोई जर्नल में पढ़ते हैं, तो हम हमेशा देखते हैं कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत सारे देशों के साथ यूएसए का अलायंस है। यूएसए के साथ जापान का अलायंस है, यूएसए के साथ ताइवान का पैक्ट अलायंस है। तो ऐसे ही और यूएसए के साथ इंडिया का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। तो ये जो हम सुनते हैं, ये जो अलग अलग टर्म्स है, जो जापान के साथ अलायंस है और इंडिया के साथ या यूएसए का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ये सारे दोनों चीज़ें, ये दो टर्म्स के बीच में क्या क्या अंतर है, इसका इनर कॉन्सेप्ट क्या है, यही सारे चीज़ को लेके आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अलायंस से। तो अलायंस का शुरू करने से पहले सबसे पहले अलायंस का डेफिनेशन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। फिर उस डेफिनेशन को हम 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे। तो हर एक स्टेप का जो इंटरनल मीनिंग होगा, इनर कॉन्सेप्ट होगा, उसको समझेंगे। जब हम तीनों स्टेप का इनर कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो अपने आप ही अलायंस का जो डेफिनेशन है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, इनर कॉन्सेप्ट है, वो हमें अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम अलायंस का जो डेफिनेशन है उसको पढ़ते हैं। तो अलायंस मतलब दो देश के बीच में रिटेन फॉर्मल एग्रीमेंट बेस्ड अपॉन कॉमन वैल्यूज लाइक पॉलिटिकल वैल्यूज, इकोनॉमिकल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, एंड वन कंट्री propose सिक्योरिटी प्रोटेक्शन टू अदर एंड गेट्स एक्सेस टू मार्केट कैपेबिलिटीज। ठीक है। तो अगर इस डेफिनेशन को हम देखें और इसको 3 पार्ट में डिवाइड करें, तो पहला पार्ट में हम क्या डिवीजन करेंगे, कितना तक, रिटेन फॉर्मल एग्रीमेंट बेस्ड अपॉन कॉमन वैल्यूज लाइक पॉलिटिकल वैल्यूज, इकोनॉमिक वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज। ठीक है, ये हो गया पहला डिवीजन, ये स्टेप 1 हो गया डेफिनेशन का। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप ये होगा कि वन कंट्री प्रपोज। तो एक कंट्री दूसरे कंट्री को क्या देगा, अलायंस बनाने के लिए जो ऑफर होता है, वो एक कंट्री दूसरे कंट्री को प्रपोज करेगा। तो ये स्टेप होना चाहिए कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को बोल रहा है कि अब हम दोनों मिलकर अलायंस बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, वो दो कंट्री के अंदर जो ताकतवर कंट्री होगा, दोनों कंट्री के बीच में, मान लेते हैं यूएसए और जापान का अलायंस हो रहा है, तो यूएसए जापान से मिलिटरीली और इकोनॉमिकली ताकतवर है। तब क्या होगा, तो यूएसए जापान को सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ऑफर करेगा। इसके बदले जापान यूएसए को अपने मार्केट का एक्सेस दे देगा। एक्सेस दे देगा मतलब जापान, जब यूएसए का सामान जापान की मार्केट में बिकेगा, सेल होगा, तो यूएसए जापान की गवर्नमेंट यूएसए के सामान के ऊपर कम टैक्स यानी कम टेरिफ लगाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूएसए का जो सामान है वो कम दाम में जापान के मार्केट में बिक सकेगा और बहुत ज़्यादा बिकेगा। जापानियों के द्वारा यूएसए का सामान ज़्यादा कंज्यूम होगा। जब कम दाम में वो बिकेगा तो ज़्यादातर लोग उसको खरीदेंगे। ये हो गया तीसरा स्टेप। और पहला स्टेप में हमने क्या देखा था, रिटेन फॉर्मल एग्रीमेंट। जो भी ये जो अलायंस होगा वो एक रिटेन फॉर्मल एग्रीमेंट होगा। किसके ऊपर, जब दोनों कंट्री के बीच में कुछ कॉमन वैल्यूज होगा। कॉमन वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, पॉलिटिकल वैल्यू हो सकता है, इकोनॉमिक वैल्यू हो सकता है और रिलीजियस वैल्यूज भी हो सकता है। तो अब पहला स्टेप हो गया ये रिटेन फॉर्मल एग्रीमेंट बेस्ड अपॉन कॉमन वैल्यूज लाइक पॉलिटिकल वैल्यूज, इकोनॉमिक वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज। दूसरा स्टेप क्या हो गया, वन शुड प्रपोज। और तीसरा स्टेप सिक्योरिटी प्रोटेक्शन टू अदर एंड गेट्स एक्सेस टू मार्केट कैपेबिलिटीज। ठीक है। अब ये तीनों का जो तीन जो स्टेप हमने जब ये डेफिनेशन को तोड़ के 3 डिवीजन किया, तो एक एक डिवीजन को अभी अब समझेंगे। अच्छा, पहले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल याद रख लेते हैं जो अलायंस का एग्जाम्पल है। जैसे कि नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे यूएसए के साथ यूएसए, कनाडा और यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी देश है और यूके, ये सारे मिलकर एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा है, जो कि 1949 में तैयार हुआ था, मतलब फाउंड हुआ था। तो उसमें क्या है, अभी यूएसए और बाकी देश एक दूसरे को वर्ल्ड लाइक सिचुएशन में एक दूसरे को प्रोटेक्शन देगा और मिलिटरी और इकोनॉमिक प्रोटेक्शन देगा और एक दूसरे का सामान दूसरे मार्केट में बिकेगा सस्ते प्राइस में, मतलब टैक्स टेरिफ कम बढ़ेगा। ठीक है। उसके काउंटर में वार्सो पैक्ट बना था, जो कि यूएसएसआर ने बनाया था। इसमें पोलैंड, हंगेरी, बुल्गारिया ऐसे कुछ देश थे और यूएसएसआर था। लेकिन बाद में जब 1991 में यूएसएसआर टूट गया, तब ये वार्सो पैक्ट भी टूट गया, क्योंकि जो मेन जो कैरेक्टर था, मेन जो स्टेक होल्डर था यूएसएसआर, वही टूट के 14 से 15 देश में डिवाइड हो गया था। इसीलिए ये वार्सो पैक्ट भी खत्म हो गया था उस टाइम। उसके बाद हम जो एक और एग्जाम्पल देखेंगे, जो कि आज भी सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, वो है यूएसए और जापान का एग्जाम्पल, अलायंस का एग्जाम्पल। ठीक है। यूएसए और जापान के बीच में भी अलायंस है। तो अब हम एक एक करके ये जो डेफिनेशन का जो भी स्टेप है उसको हम डिकोड करेंगे।
सबसे पहला वाला स्टेप जो हमने देखे वो क्या है, रिटन फॉर्मल एग्रीमेंट। दोनों देश के बीच में रिटन फॉर्मल एग्रीमेंट होगा। पहले हम समझेंगे फॉर्मल एग्रीमेंट का मतलब क्या होगा। फॉर्मल एग्रीमेंट का मतलब ये है कि ऑफिशियली एग्री होना चाहिए, दोनों देश को ऑफिशियली एग्री होना चाहिए। किसके लिए? टू साइन द एग्रीमेंट। ये दोनों, ऐसा नहीं कि एक देश ने दूसरे देश के ऊपर प्रेशराइज करके उसको साइन करवा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों देश ऑफिशियली एग्री करेगा कि हम एक दूसरे के लिए म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हम दोनों ये अलायंस का जो एग्रीमेंट है उसको साइन करेंगे। दोनों कंट्री मिल के डिस्कस करके इसको साइन करेगा। जब ये साइन हो जाएगा, ऑफिशियली एग्री होने के बाद दोनों कंट्री मिलकर जब इस एग्रीमेंट को साइन कर लेंगे, तब ये एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? एक प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट बन जाएगा, जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है। मतलब एक बार साइन हो गया तो उसके बाद एक देश दूसरे देश के ऊपर मतलब जो भी एग्रीमेंट हुआ है उससे नहीं मुकर सकता। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बन जाएगा। हो गया, पहला लाइन का पहला पोर्शन हम लोगों को समझ में आ गया। तो रिटन फॉर्मल एग्रीमेंट मतलब ऑफिशियली एग्री टू साइन द एग्रीमेंट बाय टू कंट्रीज। दोनों कंट्री मिलके डिस्कस करके फिर एग्री होकर साइन करने के बाद ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बन जाएगा रिटन। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो साइन होगा तो इसके लिए ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कंट्री आके अलायंस बना पाएगा, ऐसा होगा नहीं कभी भी। मतलब अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे यूएसए और नॉर्थ कोरिया, ये दोनों कंट्री कभी भी अलायंस बनाने की कोशिश भी नहीं की है और अलायंस बना भी नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों कंट्री के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन वैल्यूज़ नहीं है। इन दोनों का सोचने की तरीका और पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल सिस्टम पूरा अलग है। तो ये दोनों कंट्री कभी भी अलायंस फॉर्म नहीं कर सकता। तो अलायंस बनाने के लिए भी दोनों कंट्री के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन वैल्यूज होना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं यूएसए और जापान का। यूएसए और जापान के बीच में अगर कॉमन वैल्यू हमने देखना चालू किए तो क्या क्या कॉमन वैल्यू मिलेगा यूएसए और जापान के बीच में? एक तो पहला जो कॉमन वैल्यू मिलेगा वो पॉलिटिकल वैल्यू मिलेगा। पॉलिटिकल वैल्यू क्या कॉमन है? देखिए, पॉलिटिकल वैल्यू 3 टाइप का हो सकता है। किसी भी देश के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम 3 टाइप का हो सकता है। या तो डेमोक्रेसी है उसके अंदर, ठीक है, या तो मोनार्की है, और मोनार्की जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डिक्टेटर बन जाता है तब वो उसको डिक्टेटरशिप बोलता है। ठीक है, डिक्टेटरशिप मतलब वो प्रजा के बारे में यानी आम लोगों के बारे में एकदम नहीं सोचते, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उसको जब ये मोनार्की जब ऐसे लेवल पर चला जाता है तब उसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अगर हम एग्जांपल ले लें यूएसए और जापान की, यूएसए के अंदर भी डेमोक्रेसी है और जापान के अंदर भी, यूएसए के अंदर भी डेमोक्रेसी है और जापान के अंदर भी डेमोक्रेसी है। तो पॉलिटिकल वैल्यू इन दोनों का सेम है। ठीक है, जापान और यूएसए का पॉलिटिकल वैल्यू सेम है क्योंकि दोनों देश के अंदर डेमोक्रेसी है। अब उसके बाद क्या कॉमन वैल्यू हो सकता है? इकोनॉमिकल वैल्यू। इकोनॉमिकल वैल्यू एक देश के अंदर इकोनॉमिकल सिस्टम 2 टाइप का हो सकता है। एक क्लोज्ड इकोनॉमिक सिस्टम, क्लोज्ड इकोनॉमी, दूसरा ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब देश जिस देश के अंदर क्लोज्ड इकोनॉमी होता है उस देश का सामान ना बाहर जाता है, ना बाहर से कोई अपना सामान उस देश के अंदर बेच पाता है। तो उसी देश में जो भी मैन्युफैक्चर होता है वो अपने ही देश के लोग उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। जैसे कि नॉर्थ कोरिया का जो इकोनॉमी है वो क्लोज इकोनॉमी है। अगर बिजनेस करता भी है तो 1-2 देश के साथ, यानी रशिया या चाइना के साथ ये नॉर्थ कोरिया बिजनेस करता है। थोड़ा बहुत इंटरनेशनल बिजनेस इतना ही है नॉर्थ कोरिया का, या तो रशिया के साथ बिजनेस करता है या तो चाइना के साथ। बाकी जितना भी अंदर मैन्युफैक्चर होता है वो अपने ही देश के लोग कंज्यूम कर लेते हैं, बाहर का कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता ज़्यादातर। इसे कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, और ओपन इकोनॉमी मतलब जैसे कि हम यूएसए, हमारे इंडिया, चाइना, ये सारे ओपन इकोनॉमी मतलब वो अंदर भी सामान प्रोडक्शन कर रहा है, उस सामान को बाहर बेच भी रहा है बाहर देश के अंदर, और बाहर देश से सामान इंपोर्ट भी कर रहा है और इंपोर्ट किया हुआ सामान अपने देश में बेच भी रहा है। तो ये होता है ओपन इकोनॉमी, जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आता है, देश का भी अंदर से जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं। तो इसे बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। ठीक है, तो अगर यूएसए और जापान का इकोनॉमिक सिस्टम देख ले तो दोनों के अंदर है क्या? ओपन इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो भी जापान और यूएसए का सेम है। ठीक है, तो अब आते हैं रिलीजियस वैल्यू में। तो अगर जापान और यूएसए का एग्जांपल ले ले तो इसमें कॉमन रिलीजियस वैल्यू क्या है? जापान के अंदर भी सेकुलरिज्म चलता है, मतलब जापान भी एक सेकुलर देश है और यूएसए भी एक क्या है? सेकुलर का मतलब क्या हुआ? जापान और यूएसए के अंदर हर एक धर्म को अलग से अपना प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट रिलीजन है, स्टेट कुछ धर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। जापान और यूएसए दोनों देश के अंदर वो लोग धर्म के मामले में सेकुलर है। कि इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी धर्म के लोग वो अपना धर्म को जापान और यूएसए के अंदर अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हो गया पॉलिटिकल रिलीजियस वैल्यूज, कॉमन वैल्यूज। अगर ये यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर कोई भी देश को मान लेते हैं, मतलब किसी भी देश के साथ यूएसए का जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और रिलीजियस कॉमन वैल्यू, इसका एग्जांपल ले ले तो हम क्या देखेंगे? यूरोपियन यूनियन के देश और यूएसए के बीच में पॉलिटिकल कॉमन वैल्यू क्या है? दोनों के अंदर डेमोक्रेसी है। ठीक है, और इकोनॉमिकल कॉमन वैल्यू क्या है? दोनों के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर ज़्यादातर देश और यूएसए के अंदर ओपन इकोनॉमी है। और रिलीजियस मैटर में हम क्या देखेंगे? मान लेते हैं कंट्री ए जो कि है एक यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, जहाँ पे क्रिश्चियनिटी ज़्यादा, उसका क्रिश्चियन धर्म रिलीजियस वहाँ पे पैदा हुआ, फिर वहाँ से कहाँ स्प्रेड हुआ? यूरोपियन यूनियन से स्प्रेड हुआ यूएसए में। तो ये एक रिलीजियस कॉमन वैल्यू का एक और एग्जांपल है, एक और तरीका है। क्योंकि क्या है? कोई भी धर्म अगर किसी देश में पैदा होता है, बॉर्न होता है, उसके बाद किसी दूसरे देश में जाकर ज़्यादा स्प्रेड होता है, तो उन दोनों देश के बीच में एक
रिलीजियस कॉमन वैल्यू तैयार हो जाता है। तो ऐसे यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश में क्रिश्चियनिटी बॉन्ड होने के बाद उसको जो चेरिश किया गया था वो ज़्यादातर यूरोपियन देश में ही किया गया था। उसके बाद क्रिश्चियन धर्म यूएस में थ्रू यूरोपियंस के हाथों से वो यूएसए में फैला, फिर यूएसए में जाके स्प्रेड हुआ। तो ये क्रिश्चियन, ये जो रिलीजियंस है, ये क्रिश्चियन रिलीजन एक रिलीजियस कॉमन वैल्यू है किनके बीच में, यूरोपियन यूनियन और यूएसए के बीच में। और अगर जापान का मान ले तो जापान और यूएसए के बीच में क्या है रिलीजियस कॉमन वैल्यू, दोनों देश सेकुलरिज्म है, दोनों देश के अंदर सेकुलरिज्म है, दोनों देश सेकुलर है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो पहला स्टेप हमें समझ में आ गया, क्या क्या हुआ वो चीज़ हम लोग समझ लिए। अब हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे। डेफिनेशन का जो दूसरा स्टेप था उसमें क्या था, उसमें ये था कि वन कंट्री प्रपोज अलायंस टू अदर कंट्री। यहाँ पे एक कंट्री आगे आके दूसरे कंट्री को एक प्रपोजल देगा कि हम दोनों मिलकर एक अलायंस बनाते हैं। तो ये दूसरा स्टेप है, डेफिनेशन का दूसरा स्टेप है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लेते यूएसए खुद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान के पास आया और जापान को बोला कि चलो मिलके हम लोग एक अलायंस बनाते हैं, जहाँ पे जापान राजी हो गया और दोनों मिलके एक रिटेन फॉर्मल एग्रीमेंट साइन किया, जहाँ पे दोनों के साथ दोनों कुछ कॉमन वैल्यूज था। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप हो गया। अब देखेंगे हम तीसरा स्टेप, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहाँ पे जो दोनों देश के अंदर जो ताकतवर देश होगा वो क्या करेगा, वो अलायंस के अंदर वो क्या करेगा, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देगा किसको, दूसरे कंट्री को। मतलब मान लेते अगर यूएसए और जापान के बीच में से यूएसए ज़्यादा ताकतवर है मिलिटरीली और इकोनॉमिकली, तो वो क्या करेगा, वो जापान को एक मिलिटरी प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक प्रोटेक्शन देगा। तो क्या क्या वॉर के टाइम पे एक मिलिटरी प्रोटेक्शन देगा, ठीक है, और इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम में इकोनॉमिक प्रोटेक्शन देगा। ये कैपेबिलिटी यूएसए के पास है, तो यूएसए वो जापान को ऑफर करेगा। उसके बदले जापान क्या देगा यूएसए को क्या देगा कि यूएसए को कम टैरिफ में अपना सामान जापान के मार्केट के अंदर बेचने की जो सुविधा है वो जापान यूएसए को देगा। तो इसीलिए बोलते हैं कंट्री ए मतलब यूएसए सेल प्रोडक्ट्स एट एन प्रिविलेज प्राइस इन कंट्री बी, मतलब यूएसए अपना सामान प्रिविलेज प्राइस में जापान के अंदर बेच पाएगा। तो ये फैसिलिटी एक दूसरे को देगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा स्टेप। तो अब तीनों स्टेप हमने समझ लिए। तो फिर हम एक लास्ट टाइम जो अलायंस का जो डेफिनेशन है इसको एक लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते हैं और पूरा तीनों स्टेप मिला के समझ लेते हैं। तो क्या हो गया अलायंस क्या हो गया, दोनों कंट्री के बीच में एक रिटेन फॉर्मल एग्रीमेंट होगा। रिटेन फॉर्मल एग्रीमेंट मतलब दोनों कंट्री मिलकर बैठ के डिस्कस करके एक एग्रीमेंट में साइन करेंगे। उसके बाद वो एग्रीमेंट प्रॉपर साइन करने के बाद एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा कि एक बार प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो गया, इसका मतलब उस साइन के बाद, उस एग्रीमेंट में साइन के बाद दोनों कंट्री अपने वादों से मुकर नहीं सकता। ठीक है, ये हो जाता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ये एग्रीमेंट किसके ऊपर बेस करके होगा, कुछ दोनों कंट्री के बीच में कुछ कॉमन वैल्यूज होना चाहिए जिसके ऊपर बेस करके ये एग्रीमेंट होगा। वो कॉमन वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, पॉलिटिकल वैल्यू हो सकता है, इकोनॉमिकल वैल्यू और रिलीजियस वैल्यू। ठीक है, पॉलिटिकल वैल्यू मतलब दोनों कंट्री के बीच में दोनों कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डेमोक्रेसी होना चाहिए। फिर इकोनॉमिक वैल्यू में क्या होता है, दोनों का इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो ओपन इकोनॉमी होना चाहिए। और रिलीजियस वैल्यू में सेकुलरिज्म, या तो एक मतलब कोई रिलीजियंस जो कंट्री में पैदा हुआ है उसके बाद दूसरे कंट्री में जाकर स्प्रेड हुआ है, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, ये जब हो जाएगा तब जाके एक कंट्री दूसरे कंट्री को जाकर ऑफर देगा कि हम दोनों मिलकर एक अलायंस बनाते हैं। उसके बदले में जो ताकतवर कंट्री है वो कमजोर कंट्री को अपना सिक्योरिटी, मिलिटरी प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक प्रोटेक्शन देगा, और जो दूसरा कंट्री होगा वो ताकतवर कंट्री को अपने मार्केट में उसका सामान कम दाम में बेचने की सुविधा देगी। ठीक है, तो ये हो गया अलायंस, जो कि यूएसए के साथ जापान का, यूएसए के साथ बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं उनका, कनाडा का, बहुत सारे देशों के साथ यूएसए का अलायंस है। ठीक है, और वार्सो पैक्ट करके एक अलायंस बना था, यूएसएसआर ने बनाया था, लेकिन 1991 में यूएसएसआर टूटने के बाद ये अलायंस भी टूट गया। ठीक है, ये अलायंस का जो कॉन्सेप्ट है आशा करता हूँ हम लोगों की समझ में आ गया। फिर हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में है और इंडिया और जापान के बीच में भी है, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो पहले हम उस एक ही तरीके से, मतलब पहले वाला जो जैसे अलायंस को समझे हम लोग, तो ऐसे ही हम लोग पहले इसका डेफिनेशन को देख लेते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि जिसका शॉर्ट फॉर्म है एसपीए, इसका डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन सेम ही है, दोनों कंट्री के बीच में रिटेन फॉर्मल एग्रीमेंट होगा बेस्ड अपॉन कॉमन वैल्यूज, जो कि अलायंस में भी था, लाइक पॉलिटिकल वैल्यूज, इकोनॉमिक वैल्यूज और रिलीजियस वैल्यू। ठीक है, तो आसान सी बात है, मतलब एकदम ये कॉमन वैल्यू अगर दोनों कंट्री में कुछ भी ना हो तो दोनों कंट्री के बीच में अलायंस ऐसे ही नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि यूएसए नॉर्थ कोरिया का अलायंस नहीं हो सकता, इंडिया नॉर्थ कोरिया का अलायंस भी होना उतना आसानी से पॉसिबल है नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अब क्या पहला लाइन में क्या आ गया, रिटेन फॉर्मल एग्रीमेंट बेस्ड अपॉन कॉमन वैल्यूज लाइक पॉलिटिकल वैल्यूज, इकोनॉमिक वैल्यूज और रिलीजियस वैल्यूज एंड एवरी कंट्री। यहाँ पे लास्ट जो पहला जो स्टेप है वो सेम है, मतलब ये रिटेन एग्रीमेंट फॉर्मल एग्रीमेंट होगा, फिर आपका रिटेन फॉर्मल एग्रीमेंट होगा, फिर बेस्ड अपॉन कॉमन वैल्यूज लाइक पॉलिटिकल वैल्यूज, इकोनॉमिक वैल्यूज और रिलीजियस वैल्यूज, और फिर एक कंट्री दूसरे कंट्री को ऑफर करेगा। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट स्टेप में जो आता है उसमें एवरी कंट्री
हैव कैपेबिलिटी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। यहाँ पे मिलिट्री प्रोटेक्शन कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री को नहीं देगा। यहाँ पे हर एक कंट्री, मान लेते हैं यूएसए और इंडिया दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ जब बहुत सारे फील्ड में तो यूएसए और इंडिया एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेगा, मतलब वो मल्टी डायमेंशनल जो भी फील्ड होगा उसको लेकर हम बात के अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक फील्ड में ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन नहीं करेगा, वो है सिक्योरिटी इशू। सिक्योरिटी इशू मतलब अगर मान लें जंग के टाइम में इंडिया का जब जंग होगा तो उसको इंडिया को खुद को अपने आप को डिफेंड करना होगा। यूएसए इंडिया की हेल्प के लिए अपना मिलिट्री, अपना आर्मी, अपना सामान, अपना आर्मामेंट कुछ नहीं भेजेगा। इंडिया को जंग के टाइम में खुद ही डिफेंड करना होगा, ठीक है। ऐसे इसी तरह यूएसए को भी अपना, यूएसए के साथ भी अगर किसी का जंग लग जाए, मतलब किसी का वार स्टार्ट हो जाए, तो उसको डिफेंड यूएसए को खुद को ही करना पड़ेगा, इंडिया उसमें उसका हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जो टर्म्स होता है वो होता है मल्टी डायमेंशनल फील्ड में एक दो कंट्री एक दूसरे के साथ हेल्प तो करेगा, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेगा, लेकिन ये दो कंट्री अपने प्रोटेक्शन के लिए सेल्फ कैपेबल होना चाहिए। मतलब जंग के टाइम में, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री को मिलिटरी प्रोटेक्शन एक कंट्री दूसरे कंट्री को नहीं देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि इंडिया यूएसए के अंदर साथ है, इंडिया और जापान के साथ भी है। तो हमने क्या देखा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या होता है, मल्टीपल डायमेंशन, मल्टीपल फील्ड में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करता है, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलिटरी सपोर्ट नहीं देता है, मतलब सिक्योरिटी सपोर्ट नहीं देता है एक दूसरे देश को, ठीक है। समझ में आ गया। बाकी सारी चीज़ अलायंस जैसा है, मतलब कॉमन वैल्यू होना चाहिए, एक रिटन फॉर्मल डॉक्यूमेंट होगा जो कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनेगा, उसके बाद एक दोनों कंट्री अपने बातों से नहीं मुकर सकता, और मल्टी डायमेंशनल फील्ड में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेगा। तो वो फील्ड क्या क्या है वो तो हम अभी पढ़ लेंगे, लेकिन बस मिलिटरी जो भी प्रोटेक्शन होता है, जो जब अलायंस में क्या होता है, जो ताकतवर कंट्री होता है वो कमजोर कंट्री को अपना मिलिटरी सपोर्ट देता है प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे उसी मिलिटरी सपोर्ट का जो क्लॉज है वो नहीं है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, ठीक है। समझ में आ गया। फिर हम देखेंगे क्या देखेंगे, एंगेज इन मल्टीपल डायमेंशन विद ईच अदर एक्सेप्ट द डायमेंशन ऑफ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, जो कि मैंने अब तक डिस्कस किया। सिक्योरिटी प्रोटेक्शन छोड़ के बाकी हर जगह पे हम लोग दोनों देश क्या करेगा, कोऑपरेशन करेगा। तो अब हम देखेंगे मल्टी डायमेंशन क्या क्या हो सकता है। एक तो कल्चरल कोऑपरेशन, इंडिया का कल्चर यूएसए के अंदर स्प्रेड करना, यूएसए का कल्चर इंडिया के अंदर स्प्रेड करना। कल्चरल प्रोग्राम में यहाँ का स्टूडेंट, मतलब इंडिया का स्टूडेंट यूएसए में पढ़ने जाना, यूएसए का स्टूडेंट इंडिया के आईआईटी के अंदर पढ़ने के लिए आना, ये सारे चीज़ कल्चरल कोऑपरेशन के अंदर होता है, ठीक है। ये कोऑपरेशन करेगा दोनों देश एक दूसरे के साथ। तीसरा क्या हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या होता है, कभी कभार कुछ दिन पहले वैक्सीन आया, मतलब ये कोविड आया, उसके बाद वैक्सीन इंडिया ने वैक्सीन बनाया, यूएसए ने वैक्सीन बनाया, एक दूसरे को वैक्सीन एक दूसरे के देश में भेजे, ठीक है, पेशेंट को लगाए वैक्सीन। फिर क्या होगा, कोई भी बायोटेक्नोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट हो जो कि यूएस में बनता है, जैसे कि बहुत सारे मेडिकल का मशीन जो होता है, एमआरआई मशीन होता है, एक्सरे मशीन होता है, जो बाहर के देश में बनता है, जिसके साथ हम लोगों का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता है, वो उसी टेक्नोलॉजी को इंडिया के साथ शेयर भी करता है, फिर वही टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर ही बनता है। जैसे कि बहुत सारे फाइटर प्लेन भी बनते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सामान जिसका टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है, वो इंडिया बाहर भी उनको कोऑपरेशन करके देता है उस देश को, जैसे कि यूएसए को। और यूएसए के अंदर भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो हर रोज़ इन्वेंट होता है, वो भी इंडिया को एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत मिल जाता है। तो ठीक है, ये हो गया साइंटिफिक, साइंस और टेक्नोलॉजी का कोऑपरेशन। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिप्लोमेसी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिप्लोमेसी में क्या होता है, यूएसए से बहुत सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है। यूएसए के बहुत सारे कंपनी इंडिया में आके प्लांट खोलता है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है और इंडिया के अंदर जॉब क्रिएट होता है। तो ऐसे इंडिया के बहुत सारे कंपनी जो यूएसए में सामान बेचता है, जैसे कि अमूल हो गया, और भी बहुत सारे कंपनी है जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करता है सामान, फिर उस सामान को यूएसए के मार्केट में बेचता है। तो ये हो जाता है जबकि यूएसए इंडिया को थोड़ा सा यहाँ पे प्रेफर भी करता है, क्योंकि इंडिया के ऊपर टेरिफ थोड़ा सा कम है। बाकी बहुत सारे देशों से इंडिया के ऊपर टेरिफ थोड़ा सा कम है, तो इसके फायदा क्या होता है, फायदा इंडिया थोड़ा कम प्राइस में अपने सामान को यूएसए के मार्केट में बेच सकता है, तो इससे इंडिया का प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिप्लोमेसी में ये कोऑपरेशन होता है, जो हमने समझ लिया अभी, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन होता है। ये वाला जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को मिलिटरीली हेल्प करेगा, वो चीज़ नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे सिक्योरिटी कोऑपरेशन मतलब अपना कोई आर्मामेंट हो गया, कोई जंगी जहाज हो गया, मतलब कोई एयरप्लेन हो गया, फाइटर प्लेन हो गया, या तो फाइटर हेलीकॉप्टर हो गया, तो ये एक दूसरे के साथ अगर इंडिया खरीदना चाहे तो यूएसए उस इंडिया को वो चीज़ बेचेगा, मतलब पैसा लेके वो एयरक्राफ्ट बोल लीजिए, या तो चीनूक हेलीकॉप्टर बोल लीजिए, या तो कोई और हेलीकॉप्टर बोल लीजिए, या तो जेट इंजन बोल लीजिए। एयरक्राफ्ट में जो जेट इंजन, तेजस के अंदर जो इंजन फिट होता है वो भी यूएसए से पहले आता था, मतलब अभी थोड़ा रुक गया है, लेकिन यूएसए देता था। तो ये सारे चीज़ जो डिफेंस सेल के अंदर होता है, जो कि सेल होता है मतलब पैसा लेके बेचना होता है, तो वो चीज़ दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ हेल्प करेगा इसमें, ठीक है। समझ में आ गया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में मल्टीपल डायमेंशन में एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ एंगेज करता है और एक दूसरे को कोऑपरेशन करता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ में नहीं करता, वो है सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, मतलब मिलिट्री प्रोटेक्शन में एक दूसरे कंट्री को हेल्प नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे हर एक कंट्री को, मान लीजिए इंडिया और यूएसए, अगर खुद का जंग हो जाए किसी के साथ, किसी और देश के साथ, तो खुद को खुद ही प्रोटेक्शन देना होगा, खुद को खुद ही प्रोटेक्ट करना होगा। मतलब इंडिया को बस इंडियन आर्मी ही सपोर्ट करेगा, इंडियन आर्मी हेल्प करेगा, ठीक है।
ऐसे यूएसए को भी यूएसए आर्मी हेल्प करेगा, इंडियन आर्मी यूएसए को हेल्प नहीं करेगा, यूएसए का आर्मी इंडियन आर्मी को हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे वही जो एग्जाम्पल से समझेंगे, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो है वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो हम अभी इंडिया और जापान का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इंडिया और जापान के एग्जाम्पल में एक रिटन एग्रीमेंट हुआ है कॉमन वैल्यू के ऊपर बेस करके। तो कॉमन वैल्यू क्या क्या है? डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल सिस्टम, दोनों के अंदर डेमोक्रेसी है, दोनों के अंदर ओपन इकोनॉमी है। ठीक है, इंडिया के अंदर भी ओपन इकोनॉमी है और जापान के अंदर भी ओपन इकोनॉमी है। और बुद्धिज्म, बुद्धिज्म क्या है? बुद्धिज्म का शुरुआत इंडिया में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध इंडिया के अंदर पैदा हुए थे। सारे उनका जो चारों स्टेप हुआ, जन्म लेना, फिर अपना कर्म करना, फिर अपना साधना करके मोक्ष प्राप्त करना, ये सारे चीज़, फिर मौत, देहांत भी, फिर उनका देहांत भी इंडिया के अंदर ही हुआ था। फिर उनका जो धर्म है वो इंडिया के अंदर ही स्प्रेड किया गया बाद में अशोक के टाइम में। ठीक है, फिर वो धर्म जाके कहाँ रिलीजियस कहाँ स्प्रेड हुआ? जापान के अंदर स्प्रेड हुआ। तो रिलीजियस इशू क्या है? रिलीजियस कॉमन वैल्यू क्या है? जापान और इंडिया के बीच में जो कॉमन वैल्यू है रिलीजियस, वो है बुद्धिज्म, जो कि बुद्धिज्म इंडिया के अंदर बॉर्न हुआ, लेकिन स्प्रेड कहाँ पे हुआ? ज़्यादा कहाँ स्प्रेड हुआ? जापान के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन वैल्यूज। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो हुआ है इंडिया और जापान के बीच में, उसमें कॉमन वैल्यू क्या क्या हो गया? डेमोक्रेसी हो गया, ओपन इकोनॉमी हो गया और बुद्धिज्म हो गया। ठीक है, और इंडिया और जापान अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, इंडियन आर्मी अच्छा खासा कैपेबल आर्मी है, दुनिया के अंदर चौथा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। इंडियन आर्मी से पंगा लेना उतना आसान है नहीं। ठीक है, तो इंडियन आर्मी, ऐसे कि इंडियन आर्मी जापान आर्मी से भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन इंडियन आर्मी इंडिया का प्रोटेक्शन करने के लिए अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से कैपेबल है। और जापान, ऐसे भी जापान आर्मी भी जापान को प्रोटेक्शन देने के लिए कैपेबल है। और जापान के साथ यूएसए का अलायंस है, तो यूएसए आर्मी का भी हेल्प जापान को मिल जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जापान और इंडिया कौन सी मल्टी डायमेंशनल फील्ड में एंगेज कर रहा है। तो कल्चरल फील्ड तो हम पहले ही देख लिया, बुद्धिज्म। इकोनॉमिक स्टेज में हम क्या देखते हैं? इंडिया के अंदर बहुत सारे हाईवे बनाने में जापान का इन्वेस्टमेंट है। हाईवे, स्मार्ट सिटीज़, ऊपर से ये जो अरुणाचल प्रदेश है हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट में, तो अरुणाचल प्रदेश में जापान का इन्वेस्टमेंट है, उसको डेवलप करने के लिए जापान से इन्वेस्टमेंट आया हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हो गया इकोनॉमिक सपोर्ट। उसके बाद क्या आता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है? हम लोग अभी न्यूज़ में तो रोज ही सुनते हैं, इंडिया के अंदर बहुत सारे रूट में बुलेट ट्रेन बनने वाला है। तो बुलेट ट्रेन का जो टेक्नोलॉजी है वो जापान इंडिया के साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि अहमदाबाद से बम्बई तक एक बुलेट ट्रेन का लाइन ट्रैक बीच बैठेगा, फिर वाराणसी से हावड़ा तक एक ट्रैक बैठेगा, फिर वाराणसी से नागपुर तक एक ट्रैक बैठेगा। तो ऐसे इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह पे बुलेट ट्रेन का जो लाइन है वो बैठ रहा है, और बुलेट ट्रेन बहुत ही जल्दी, शायद 3-4 या तो 5 साल में बुलेट ट्रेन इंडिया के अंदर आ जाएगा। तो इसका जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी जापान ने इंडिया के साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है, फिर हो गया सिक्योरिटी डायमेंशन कंपोनेंट। जैसे कि बहुत सारे मिलिट्री जो आर्मामेंट होता है, या तो गोला बारूद होता है या तो कोई हथियार होता है, तो जो कि जापान और इंडिया एक दूसरे के साथ सेल करता है, बेचता भी है, खरीदता भी है। ठीक है, ये सिक्योरिटी डायमेंशन में एक कंपोनेंट के हिसाब से चीज़ें हो गया। फिर क्या हो गया? सिक्योरिटी डायमेंशन का एक और हिस्सा आता है कि U2 एम्फीबियन एयरक्राफ्ट जो है वो जापान और इंडिया दोनों मिलकर डेवलप कर रहा है। U2 एम्फीबियन मतलब वाटर बॉडी से भी टेक ऑफ कर सकता है, और वाटर बॉडी पे भी लैंड कर सकता है, और लैंड से भी टेक ऑफ कर सकता है, और लैंड पे भी लैंड कर सकता है, जो कि पानी और लैंड दोनों जगह पे चल पाएगा। ऐसा जहाज, ऐसे वार प्लेन इंडिया और जापान मिलकर बना रहा है, जिसका नाम है U2 एम्फीबियन एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये हो गया सिक्योरिटी में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन। तो ये सारे चीज़ अगर एग्जाम्पल से हम लोग समझ लिया तो देख पाएंगे कि इंडिया और जापान बहुत सारे मल्टी डायमेंशन फील्ड में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करता है, और दोनों के बीच में कॉमन वैल्यूज भी है, और दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए कैपेबल है। तो जापान और इंडिया के बीच में SPA है, इसलिए SPA बना। SPA मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि इंडिया के साथ यूएसए का भी है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, आशा करता हूँ हम लोगों की समझ में आ गया। अलायंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये दोनों का जो डिफरेंस है और दोनों का जो इनर कॉन्सेप्ट है, और इंटरनेशनल रिलेशन में जब हम किसी देश के साथ हम लोगों का इंडिया का अलायंस है या तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जब हम अगली बार से सुनेंगे तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे तो क्या चीज़ अंदर होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। अगर हम लोगों की ये कंटेंट, हम लोगों की वीडियो, हम लोगों की कोशिश आप लोगों को अच्छा लगे तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके फॉरेन पॉलिसी और जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर कंटेंट वीडियोस ले आ पाए। तो आज का वीडियो इतना ही, और हम लोगों की हर एक लेक्चर की जो PDF है वो हम लोगों के टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम में जो प्रोफाइल है उसमें अपलोड कर दिया जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।